भाई लखनऊ वालों ने एक बार फिर से गोइंका जी का काट दिया है। गोइंका जी भी भाई क्या करूं मैं इस टीम का जो ये मुझे मैचेस जीत के दे। मतलब ना कोई परफॉर्मेंस दिखी ना कोई स्ट्रेटेजी दिखी, कुछ भी नहीं दिखा। मतलब गोइंका जी ने पूरन से लेके चूरन तक सब दे दिया इस टीम को, बट फिर भी ये टीम जीतने को राजी नहीं हो रही। हाँ, बहुत गलतियां दिखी, बहुत सारी गलतियां दिखी, चाहे वो ओपनिंग में हो या फिर बॉलिंग में हो। बॉलिंग में थोड़ा से इम्प्रेसिव साइन दिखे, बट वो चेंजेस मतलब शाहबाज नदीम को आप ला रहे हो इतना प्रेशर होने के बाद और वो रन्स लीक कर रहा है, तो भाई बिल्कुल ही बात नहीं बनी लखनऊ के लिए। मतलब जो होता है ना कि जिन भी टीम्स के पास ट्रॉफी नहीं है, लाइक पंजाब, डीसी, एलएसजी, उनमें से सबसे जो आउट ऑफ द वे मतलब खराब टीम दिख रही है ऑन परफॉर्मेंस वाइज अभी भी, वो है एलएसजी। मतलब कल का मैच बिल्कुल ही लगा कि कोई मतलब कोई करने कोई राजी नहीं है भाई, कोई करने कोई राजी नहीं है। गोइंका जी बाहर से मैच थोड़ी जिता देंगे। मतलब गोइंका जी बाहर से मैच नहीं जिता सकते आपको। आपको अंदर से अंदर के प्लेयर्सों पे करना पड़ेगा। मतलब ऋषभ पंत पता नहीं बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट होके गया है कल। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीका था आउट होने का, बट जो उसने 9 बॉलें खेली उसमें उसने जो भी करा वो भी तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऊपर से भाई मिचेल मार्श उसने भी ठान ही लिया था कि एंड तक जाएंगे, जो कि अच्छी बात थी, बट यार वो मैच को डीप ले जा मतलब एंड तक नहीं ले जा रहा था, वो मैच को फंसा रहा था। सामने से प्लेयर आउट होते जा रहे हैं और आप लाइक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हो, तो भाई ओपनिंग तो बिल्कुल ही खराब दिखी। आ, उसके बाद फिर अपना निकोलस पूरन भाई पता नहीं क्या करता है वो। मतलब उससे बड़ा फ्रॉड प्लेयर नहीं देखा मैंने। जिस जिस दिन किसी को उम्मीद नहीं होगी कि ये बंदा कुछ करके देगा, ये बंदा उस दिन उसी टाइम उसी सीजन उन्हीं मैचेस में ऐसा मारता है कि भाई सब चेंज कर देता है। एंड फिर आप इसको एक अच्छा प्लेयर बोल दो, फिर ये चल जाए, इसकी हिम्मत है, इसकी मजाल है। मतलब आप एक बार इसको अच्छा प्लेयर बोल के तो देखो भाई। मतलब कुछ मतलब एंगीडी ने डोमिनेट करा है बेसिकली। वो जो बॉल थी, वो बॉल भाई इससे जज नहीं हुई है ये मतलब इसने दोनों पैर चला दिए हैं एक बॉल पे और पैर पे खाने से बचा, बोल्ड हुआ पहले तो। उसके बाद मतलब इतना कैसे डिसीव हो सकता है कोई बैट्समैन। तो वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखी पूरन के साइड से। और वो चीज भी है ना कि जो डीसी की स्ट्रेटेजी थी, मतलब अक्षर एज अ कप्तान मुझे काफी बेटर लगा एज कम्पेयर टू ऋषभ पंत। चाहे वो बॉलिंग की बात हो, चाहे वो मुकेश कुमार के 3 ओवर शुरू में डलवा देना हो। मतलब उसे पता है कि मुकेश कुमार जैसे एक टच में है तो वो अपने अगर ओवर्स फिनिश कर लेगा तो उसके लिए इजी है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुकेश कुमार डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करता, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मुकेश कुमार के 2 ओवर्स करा के लास्ट के लिए रहने देते हो। फिर बहुत बार मैचों में ना देखा गया है कि मुकेश कुमार वो जो पहले जिस तरीके से 2 ओवर डालता है, फिर बाद में जिस तरीके से 2 ओवर डालता है, उस दोनों में बहुत फर्क होता है। तो एक वहां पे चीजों को मैनेज करना, फिर जैसे बॉलिंग चेंजेस करना। बॉल होल्ड हो रही थी काफी ज्यादा, स्पिन हो रही थी। कुलदीप की बॉल जो है वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे नहीं है, मतलब हर बॉल तो नहीं, बट अगर आप एक ओवर में देखो तो एटलीस्ट 3 बॉल्स ऐसी थी जिन पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी बैट्समैन को। कोई बॉल टर्न कर रही है, कोई बॉल स्लो आ रही है, पड़ने के बाद स्लो आ रही है होल्ड होके। तो कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, अच्छा कमबैक करा। तो ये सारी चीजें अक्षर पटेल ने जो मैनेज करी। उसके बाद एंगीडी तो भाई, एंगीडी तो लाइक सुपरस्टार है ही। और ये T20 बॉलिंग का जिस तरीके से बॉलिंग करता है, मेरे को तो लगता है भाई एंगीडी को आप एज अ स्लोअर वन के लिए रेडी होके खेलो। अगर आप उसको पेस के लिए खेल रहे हो ना, तो भाई वो 3 स्लोअर वन तो डाल ही रहा है हर ओवर में। और वो स्लोअर वन ऐसी नहीं हो रही कि हल्का सा पेस डिप हो रहा हो। मतलब अगर आप 140 138 की स्पीड से 110 की स्पीड पे आओगे ना भाई, वो बहुत ज्यादा डिप हो जाता है पेस में। एंड फिर आप नहीं कर सकते जज। मतलब आपको वो जो बैट फ्लो होता है ना, वो एक सेंसेस, एक आपका माइंड स्टोर करके रखता है कि इतनी तेज बॉल आएगी तो इतना तेज रिएक्ट करूंगा। बट अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो और फिर बॉल इतनी ज्यादा धीरे आ जाए जो आपका दिमाग सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लैग, वो डिफरेंसेस आएंगे ही शॉट खेलने में। और फिर मिस टाइम, कनेक्ट ना होना, एलबीडब्ल्यू, बोल्ड, बॉल छूटना, ये सारी चीजें होती हैं स्लोअर वंस पे। तो इसके तो कहने ही क्या।
बाकी तो भाई आ, दिल्ली वाले काफी खुश होंगे। हर सीजन खुश होते हैं। इनकी टीम में कभी ऐसा नहीं होगा भाई, ये टीम रखती है, वो एनर्जी रखती है, अच्छा करती है। पर बीच में पता नहीं ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब हर सीजन का है इनका, ये शुरू के 3-4 मैच तो ऐसे जीतेंगे, मतलब सारे जीत जाते हैं 3-4। उसके बाद पता नहीं अगले 5-6 मैच के लिए पता नहीं कौन नजर लगा देता है। बैंगलोर वाले हैं, पता नहीं कौन है भाई। फिर ऐसे 5 मैच हारेंगे ये। उसके बाद फिर ऐसा लगेगा कि ये अब क्वालिफाई नहीं कर रहे। फिर 1-2 मैच में एक जीते एक हारे, फिर रन रेट ये वो बाहर ही हो जाते हैं एट द एंड। और अगर पहुंच भी गए तो फिर इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो भाई शुरू में तो ये टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा करती है। तो भाई इस सीजन होपफुली उम्मीद होगी कि जो भी नजर लगाता है इस टीम पे वो ना लगाए। एंड अच्छा करेगी ये टीम, अच्छा करेगी। ओपनिंग में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था गाइस, थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था। पथुम वगैरह उतना। केएल राहुल जी भाई क्या कर रहे हो, केएल राहुल भाई, उस पता है क्या उसने क्या सोचा। मोहम्मद शमी आया, उसने पहली बॉल डाली। बॉल ना थोड़ी सी ओवर पिच थी। तो ओवर पिच थी तो होता है ना कि ओवर पिच है तो भाई शॉट मारेंगे ही। मतलब 30 यार्ड तो पार हो ही जाएगा। और उसने ना जहाँ पे फील्डर खड़ा था वहां तो उसका बैट उस तरफ था भी नहीं। उसने सोचा था कि वो जो कवर्स वाला एरिया होता है ना उसके आसपास थोड़ा सा दाएं बाएं उस तरीके से चलाएगा बल्ला। पर उसे भाई केएल राहुल जी भूल गए कि बॉल स्विंग हो रही थी इस पिच पे बहुत ज्यादा। पड़ने के बाद जो स्विंग आया, जो सीम आया ना बॉल पे, तो बॉल ने इतना डेविएट करा है कि उसका बैट बेशक उस तरफ था लेकिन बॉल सीधे गई है अपने क्या कहते हैं, जो भी पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में प्लेयर खड़ा था अपना। तो कैच आउट। तो ये मिसकैलकुलेशन हो गई, उसको देखना चाहिए था कि भाई बॉल कितनी हिल रही है तो उस तरीके से अपना शॉट प्लान करता। पथुम निशंका भी भाई वही, मतलब अच्छी अच्छी पेस बॉलिंग करी, एलएसजी ने अच्छी पेस बॉलिंग करी, उसका ही शिकार हुआ। एक टाइम पे लग रहा था कि 30 पे 4 हो गए हैं तो मैच फंस गया है बहुत ज्यादा। बट फिर वही बात आ जाती है कि 140 के स्कोर में अगर 30 पे 4 हैं भी और एक 30 या 40 35 रन की पार्टनरशिप आती है ना, और आपके पास ऑन द बेंच मिलर हो, फिर विपरीत निगम भी था, उसके बाद दो बैट्समैन थे स्टब्स और रिजवी, तो ये दोनों अगर 30 35 रन की पार्टनरशिप करते भी उस टाइम पे तो भाई सामने वाली टीम के हाथ पैर फूलने लगते। फिर एक और मतलब तो वही चीज हुई एग्जैक्टली जैसे 60 65 रन का स्कोर हुआ। मतलब रन्स खुद ही लीक होने लगे, इनको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो शाहबाज नदीम आया, वो खा रहा है 3 चौके। फिर मार्करम को बॉल दी, फिर उसने खा लिए थोड़े रन्स। तो फिर वो रन्स खुद ही आने लगते हैं क्योंकि भाई आप एक्स्ट्रा करने लगते हो कि भाई मैच जा रहा है, मैच जा रहा है, मैच जा रहा है, तो एक्स्ट्रा करेंगे। और एक्स्ट्रा करते करते फिर वो कब आप 140 के चेज में 100 तक पहुंच जाते हो फिर तो कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ यही दिखता है कि जीत रहे हैं। तो सेम यही चीज हुई। बाकी देखते हैं गोयनका जी कब तक शांत रहते हैं कब तक अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। भाई किसी दिन ये ऋषभ पंत को भगाए ना, मेरे को तो ये डर लग रहा है जिस तरीके से इसके साथ विश्वासघात हो रहा है। मतलब आपने इंटरव्यू देखा होगा भाई का, 26 करोड़ में जिस दिन इसने ऋषभ पंत को लिया था भाई ये तो 3-4 साल की प्लानिंग करके आया था कि पंत बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल खेलेगा और 2-3 ट्रॉफीज लाएगा। यहाँ पे पंत बच्चा एक मैच जीत के नहीं दे रहा। तो भाई पेशेंस को सल्यूट है भाई, वरना अगर केएल राहुल अभी तक होता वहां पे तो कुछ ना कुछ तो हो ही गया होता। बट जोक्स अपार्ट, करना पड़ेगा इस टीम को। गाइज एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं। स्कोर कार्ड देखते हैं कि क्या सीन है, कैसे टीम्स मूव कर रही हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं। हाँ, स्कोर कार्ड की बात करें तो अपने पास है एलएसजी का बैटिंग स्क्वाड, बैटिंग लाइनअप। और ये रहा भाई मिचेल मार्श, वही है, खुद तो कुछ करा नहीं उतना इम्पैक्टफुल। ऋषभ पंत भाई को भी खा गया। ऋषभ पंत खुद भी कुछ नहीं कर रहा था तो भाई क्या ही कह सकते हैं कि मतलब क्या पता शायद होता तो कुछ कर लेता। तो भाई मिचेल मार्श ने 28 में 35 करा। पंत ने 9 में 7। अनफॉर्चुनेट था आउट होने का। एडन मार्करम को भाई समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी ओपनिंग करवा देता है, कभी वन डाउन भेज देता है। इसको देखना जल्दी, अगर ये इनकी इनकी थिंकिंग नहीं सुधरी न, तो ये 2 डाउन भी भेजेंगे इसे। मतलब कुछ पता नहीं है भाई तो ये भी भाई 8 में 11। मतलब सही लग रहा था जब बॉल कनेक्ट हो रही थी, बट वही है ना कि आपने नहीं करा तो फिर फेलियर ही है। आयुष बदोनी भाई ये कह रहा है कि भाई जब सारे बड़े प्लेयर नहीं कर रहे तो मैं कौन होता हूँ करने वाला। डक पे गया भाई।
निकी पी भाई, निकी पी। निकी पी के तो पता ही नहीं क्या कर दिया अंगीडी ने। मतलब बॉल अभी रिलीज ही हुई है भाई, 2 कदम आगे आके ऐसे लग रहा था गिरेगा आगे की तरफ। 8 में 8। अब्दुल समद भाई अच्छा करके गया, अच्छा करके गया, और ये अच्छा करता है हमेशा। बहुत ही मतलब इसकी कभी इतनी बात नहीं हुई, चाहे वो एसआरएच के लिए हो, चाहे अभी लखनऊ के लिए हो। बट भाई अच्छा खेलता है, अच्छा लड़का है, अच्छा फिनिश करता है। और गेम सेंस है इसके अंदर, गेम को चलाना जानता है। और जब चाहे जब शॉट्स मार सकता है। बॉल को देख के खेलता है, और जो होता है ना एक क्रिकेटिंग सेंस, वो चीज कैरी करता है भाई ये लड़का। तो भाई बहुत अच्छा खेला, 25 में 36। अगर ये थोड़ी एंड तक टिक जाता तो शायद लखनऊ 165 तक पहुंच सकती थी। पर कोई नहीं गाइस, कोई नहीं। जब होता है ना बुरा, तो फिर एक बंदा अच्छा करते करते एंड में नहीं कर पाता। मुकुल चौधरी भाई, आज इसका डेब्यूट था। अच्छा साथ दे रहा था, बट फिर वही अपने कुलदीप भाई ने जो बॉल होल्ड कराई है। मतलब वो भी स्लोअर वन ही डाल गए एक तरीके से, उसने शॉट पहले, बल्ला बंद हो गया, मुंह का फेस बंद हो गया बल्ले के मुंह। और फिर वही क्या कहते हैं, आउटसाइड एज, और आराम से कैच आ गया कुलदीप के हाथों में। शाहबाज अहमद भाई, इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट तो डाला है इसने भाई। इम्पैक्ट डाला है, पर इसको बैटिंग में कह दिया, बैटिंग नहीं आने दी। भाई शमी, नौकिया और मोहसिन खान बोलते तू साले इम्पैक्ट डालेगा। इसके बैटिंग नहीं आने दी भाई, इसको उधर ही खड़ा रखा। और फिर जब बॉलिंग आई तो इसने इम्पैक्ट डाल दिया। एक ओवर में 16-15 रन आके चला गया भाई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं था मैच में। मतलब जो होता है ना, जितना भी जकड़ रखा था दिल्ली ने, लखनऊ ने दिल्ली को, वो सारी 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 बेड़ियां खोल गई है, बंदा खेले, बट कोई नहीं। शमी भाई तो बॉलिंग में बात करेंगे इन लोगों की। बॉलिंग की बात करें डीसी की, तो भाई बहुत ही प्लान्ड बॉलिंग थी। डीसी की बॉलिंग में भाई सबसे पहले है मुकेश। मुकेश भाई अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, एज फार एज T20 इज कंसर्न। मतलब अगर जिस दिन चल गया उस दिन चांद तक, वरना शाम तक बंदा भाई फॉर्म में है तो रहने दो। एक दिन पता है फॉर्म बिगड़ेगी उस दिन। ये स्कोर कार्ड शायद पढ़ने लायक नहीं था, बट ही इज अ गुड बॉलर। यॉर्कर्स अच्छे एग्जीक्यूट करता है, बट डेप्थ में नहीं करवाया इससे, क्योंकि पता है कि वो गैप जब आता है तो लाइन लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो 3 में 17 डाले भाई, 3 में 17 दिए, बहुत अच्छा इकोनॉमी। लुंगी एंगीडी भाई, ये तो 4 ओवर में 27, 3 विकेट, इसके तो कहने ही क्या, 3 विकेट लेके अकेले ही। अक्षर पटेल द कैप्टन भाई, अक्षर पटेल द कैप्टन ने क्या करा। अक्षर पटेल द कैप्टन ने अच्छे बॉलिंग चेंजेस करे, यानी अक्षर पटेल द बॉलर ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, डंडे पे मारी बॉल, और आउट किया सामने वाली टीम के मेन बैट्समैन को। तो भाई अच्छा करा है, 3 में 17। भाई टी नटराजन इस साल अच्छी लय में दिख रहा है, अच्छे फ्लो में दिख रहा है, 4 में 29, 3 विकेट, अच्छी बॉल डाल रहा था। यादव जी कमबैक करते हुए दिख रहे हैं गाइस। देखते हैं इंडियन टीम में कैसे होता है कमबैक, बट यहाँ पे कमबैक करा है, 4 में 31, 2 विकेट। विपरज निगम 1 में 8, 0। देखे देखते हैं अब डीसी वालों का क्या हाल था एज अ बैटिंग। दामाद जी, केएल राहुल भाई, तो भाई ये तो 0 पे ही चला गया, कोई इश्यू नहीं है। पर तुमने शंका, मतलब ये शुरू के 3-4 तो ऐसा लग रहा था कि ये कह रहे भाई तुम ही जीत जाओ, हमें क्यों दे रहे हो मैच। तो वो चीज भी है कि मतलब शुरू के 4 को देख के लगा था कि कोई नहीं, लखनऊ कर सकते हैं कमबैक, बट फिर भी यार, मतलब आपने 4 आउट कर दिए ना, तो फिर भी आपको वैसी ही बॉलिंग करनी पड़ेगी जैसी अपने आपने 4 को आउट करने में किया। आपने थोड़ा सा भी वो दिया ना, थोड़ी सी भी ढील दी, तो एक बंदा आके 40 मारेगा और आपका मैच चला जाएगा। सेम यही हुआ। निशंका 1 रन करके गया। नीतीश राणा जी के तो बाउंसर इतने मार रहे थे भाई, वो बाउंसर इतने मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे भाई। सुरेश रैना थोड़ी था भाई, नीतीश राणा था भाई। एंड कोई नहीं, फिर भी ये पकड़ा ही गया, लास्ट में 15 रन करके गया 17 में। फिर अक्षर पटेल जी आए गेम को स्लो करने, बट भाई वो प्रिंस यादव की बॉल लहरा रही थी आंखों से भी हाथों से भी। ये बोल्ड मार दिया इसने अपने कप्तान साहब को। पर कोई नहीं, फिर समीर रिजवी वही 40 की बात कर रहे थे, इसने 70 मार दिए, मैच खत्म वहीं पे। शुरू में भाई ये कुछ 12 बॉल खेल के 6 पे तो 0 में था, 6 बॉल खेल के 0 में था, 12 बॉल खेल के 3-4 रन पे था। और वो चीज ना उस टाइम पे चाहिए थी, उसने इसने दी भी। ये चीज उस टाइम पे चाहिए थी, इसने दी भी। और जब एक बार रन लीक होने लगे ना, फिर नहीं रुका ये बंदा, फिर इसने जो शॉट मारे हैं भाई, क्लियर करी है बाउंड्रीज।
पांच चौके चार छक्के। एग्जैक्टली। क्रिस्टन स्टब्स भाई एंकर रोल में दिखा, प्योर जो साउथ अफ्रीका के लिए करता है जब भी टीम लगी होती है। आज दिल्ली लगी हुई थी, दिल्ली को बचाया इसमें। और यही एक एसेट है दिल्ली के पास, जो हर टीम के पास नहीं होता, मैच निकालने वाला बंदा। आरसीबी के पास विराट कोहली है, और दिल्ली के पास है क्रिस्टन स्टब्स। तो भाई ये मैच निकालने वाले बंदे आपको तीन चार मैच हर सीजन निकाल के देते हैं अकेले दम पे। तो भाई आज मैं कहूंगा कि जितना समीर रिजवी इंपॉर्टेंट था उतना ही क्रिस्टन स्टब्स इंपॉर्टेंट था। इसने अकेले ये पहला मैच तो दे दिया है, देखते हैं और कितने मैचेस देता है। बाकी बॉलिंग की बात करें तो भाई शमी भाई का कमबैक है, आज तो कमबैक है भाई। लिटरली बॉल लहरा रही थी, थोड़ा सा कंट्रोल और होता तो दो एक दो विकेट और दिखती, थोड़ी सी वाइड ज्यादा जल्दी। बट भाई बॉल जो आ रही थी ना, लाइक बहुत मुश्किल थी खेलने के लिए। 4 में 28 एक विकेट। भाई ये प्रिंस यादव तो भाई कफन बांध के आया था सर पे, ये कह रहा था कि आज तो मैं करूंगा भाई कुछ। कर देता अगर कोई अच्छा स्पिनर इसका साथ देता। जब मिडिल ओवर्स की बात थी, स्पिनर तो आपने खिलाया नहीं। भाई अगर आज पर्ची भाई होता अपना, भाई अगर उसने दो तीन की टिकट काट दी होती ना आज, तो भाई आज लखनऊ जीत जाती। बट सैड उसकी बारी ही नहीं आई। उसको इम्पैक्ट प्लेयर आना था, डिसाइडेड था। बट भाई वो बैट्समैन इतना गंदा खेल के चले गए कि अपना दिग्वेश भाई आ ही नहीं पाया। कोई नहीं, बट प्रिंस यादव भाई बहुत अच्छा एग्रेशन, बहुत अच्छी चीजें दिखी। 3 में 20 2 विकेट। मोहसिन खान का भी अच्छा अच्छा बॉल डाल रहा था, मतलब शुरू का तो भाई, शुरू में तो रन ही नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जकड़ के रख लिया है। 4 में 19, एक मेडन एक विकेट। हेनरिक नॉर्किया 4 में 40 के क्लोज एंड 0 विकेट्स। भाई मुझे इसको इसका नहीं समझ आता भाई, जिस दिन सब कर रहे होते हैं ना उस दिन ये नहीं करता। ऐसे तो 142 45 46 डालेगा, और फिर इतनी तेज खाता है ना ये, इतनी तेज खाता है। भाई ये टेलेंडर्स को डरा के रखता है मेरे को लगता है। टेलेंडर्स को भाई ये बाउंसरे मारेगा, यॉर्कर मारेगा, गिल्लियां तोड़ देगा। बट इस दिन किसी ना किसी के नीचे आ ही जाता है ये बंदा। और फिर वो लोग उधेड़ के रख देते हैं। आज तो खैर 4 में 40 ही है, बट खुद सोचो 140 के रन चेज में 40 रन तो आप ही दे दे रहे हो। तो बड़े मैचेस में क्या करोगे? आई होप कि लाइन लेंथ सुधारे भाई। शहबाज अहमद ने इम्पैक्ट डाल ही दिया है डीसी के लिए, तो क्या ही बात करें। 1 में 16। एडन मार्करम भी भाई 1 में 13। और अब्दुल समद को तो बस फॉर्मेलिटी थी गाइस, कोई नहीं। एलएसजी वालों, इस बार कमबैक करवाते हैं आपका। गोयनका जी से स्पेशल मीटिंग करेंगे, क्या क्या चेंजेस करने हैं अगले मैच में बताएंगे आपको। बट तब तक के लिए गाइस, बैक टू द बेसिक्स। अगले मैच की बात करेंगे। अगले मैच में क्या होने जा रहा है? अगले मैच में दो टीमें हैं, केकेआर वर्सेस एसआरएच। कलकत्ता के नाइट्स वर्सेस हैदराबाद के, क्या होते हैं हैदराबाद के किंग्स, हैदराबाद के निजाम, सॉरी। कलकत्ता के नाइट्स वर्सेस हैदराबाद के निजाम। दोनों का मैच है, दोनों टीमें अपना एक एक मैच हार चुकी हैं। और हार चुकी हैं तो फिर दोनों टीमों को चेंजेस किसको ज्यादा करने की जरूरत है? मेरे को लगता है हैदराबाद को ज्यादा चेंजेस नहीं, टेक्टिक वाइज चेंजेस करने की जरूरत है। और केकेआर फिर भी थोड़ी सही दिखी थी, उन्होंने 220 मारे थे। तो आप वो बैटिंग लाइनअप को तो नहीं छेड़ना चाहोगे? थोड़े बहुत बॉलिंग में हल्के से, मतलब एक एक या फिर नो चेंजेस कर सकते हो। बट भाई एसआरएच वालों, स्लॉगिंग से काम नहीं चलेगा। स्लॉगिंग से पूरा पिछला सीजन खराब हुआ है। मतलब आप जब पहले सीजन इस ओपनिंग पेयर और इस माइंडसेट के साथ आए थे, तो सारी टीमों को पता नहीं था कि आप क्या क्या कर सकते हो। पर जब आप एक सीजन कर देते हो ना, तो अगले सीजन इतने एनालिस्ट बैठे हैं और इतने टीमें बेवकूफ नहीं है कि आपको हर बार फ्लैट ट्रैक्स दें। मतलब मैंने तो ये देख लिया पिछले सीजन की, जब भी इनका मैच अवे मैच होता है भाई, सामने वाली टीम फ्लैट ट्रैक देती नहीं, कहती हम, इनको पता है कि इनकी टीम में स्लॉगर्स हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई हर एक गेम फ्लैट ट्रैक पे नहीं जीत सकते, और आईपीएल तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते कि आप 14 के 14 फ्लैट ट्रैक पे खेल के आईपीएल जीत जाओ, तो फिर काय के विनर हुए आप? तो भाई ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, ट्रेविस हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अभिषेक शर्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। भाई ट्रेविस हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो है, बट इंडिया के खिलाफ लेता है, अब इसको कौन बताए भाई। इसके हत्थों भाई मुंबई इंडियंस ही चढ़ेगी मेरे को तो लग रहा है। या फिर राजस्थान भी चढ़ सकती है। बट लेनी पड़ेगी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनर्स को। ऐसा नहीं है कि मतलब आप हर बॉल पे आड़ा टेढ़ा कुछ भी घुमा रहे हो। मतलब अगर मैं सामने वाली टीम की बात करूँ तो उनके पास फिन एलन है, बट फिन एलन भाई ऐसा नहीं है कि वो टेढ़े शॉट मारता है, वो एग्रेसिव शॉट मारता है, बट वो बॉल को देख के मारता है।
उसके शॉट जो होते हैं ना वो बैलेंस्ड होते हैं, वो वेट शेप सब होल्ड करके रखता है, एंड बॉल लगती है तो पता लगता है। ऐसा नहीं कि बॉल उधर जा रही है फिर आप उधर गिर रहे हो, इधर आ रही है उधर गिर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो शॉट मार रहे हो, आड़ा मार रहे हो, टेढ़ा मार रहे हो, तो वो चीज नहीं करता वो। तो भाई मेरे को तो ये है कि एसआरएच को जल्दी से जल्दी अपने जो भी तीन टॉप के बैट्समैन है, लाइक ईशान, सॉरी ईशान नहीं, अभिषेक और अपना ट्रेविस और क्लासन, इन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो भाई फिर तुम्हारा अवे मैचेस में क्या होगा, वो हमने पिछले सीजन भी देखा था, एंड इस सीजन नहीं चाहते हम लोग कि हैदराबाद फिर से वही चीजें करे। एंड पैट कमिंस के ना होने से कैप्टनसी में भी भाई वो टीम बहुत ज्यादा लैग कर रही है, वो दिख रहा था थोड़ा बहुत। ईशान अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब अच्छा कर कैश है ये मुश्ताक में, बट आईपीएल तो डिफरेंट थिंग हो जाता है ना गाइस। तो वो कैप्टनसी में भी इनएक्सपीरियंस दिख रहा है, फिर आपका बॉलिंग लाइनअप में हर्षल पटेल है बस, और तो कोई बड़ा नाम मुझे दिख नहीं रहा। मतलब जयदेव उनादकट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, धोनी के हत्थों चढ़ जाता है ये भाई। तो आप, मैं क्या ही बताऊं कि आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट जहां तक मेरे को लगता है कि अगर ये तीन बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अच्छा मैच होगा, काफी अच्छा मैच होगा, क्योंकि आपके पास अनिकेत वर्मा, फिर ईशान किशन, फिर अब मतलब मतलब अच्छे बैट्समैन है, फिर नीतीश कुमार रेड्डी। भाई नीतीश कुमार रेड्डी से कोई पूछ क्या हो कि क्या करना है, बॉल डालनी है, बैटिंग करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, भाई क्लियर करके दो उसे। अच्छा प्लेयर है, अच्छा पोटेंशियल है, पर क्लियर करो भाई, जल्दी करो, देर हो जाएगी। केकेआर की बात करें तो केकेआर का देखना होगा, जिनके रहाणे जो हल्की सी चोट लगी थी, तो कितना इंजर्ड है, वापस आ रहा है नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, उतने वरीज की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी है तो वो है रिंकू सिंह। भाई रिंकू सिंह पिछले सीजन में ऐसा था ना कि पिछले सीजन तक आपको 10 8 10 बॉलें मिल रही हैं, आप नए नए थे तो आपने 3 छक्के 2 छक्के 2 चौके मार दिए, आपका काम खत्म हो गया। बट अब आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, इस टीम के फेस हो, वाइस कैप्टन हो, तो आपको 10 10 ओवर भी मिलेंगे, 8 8 ओवर भी मिलेंगे खेलने को। तो आप कैसे खेलते हो, आप कितने इम्पैक्टफुल रन्स बनाते हो, कितने कंसिस्टेंटली बनाते हो, ये सब आपकी टीम के विन और मतलब हार में डिसाइड करेगा कि क्या करते हो आप। बैटिंग काफी सही है, बैलेंस्ड है, अंकुरिश रघुवंशी भाई, मतलब मेरे को लग रहा है कि पूरी इनिंग को स्टेबलाइज करने वाला बंदा है। अजिंक्य रहाणे ने अपना पूरा ही चेंज कर रखा है, टोन पिछले सीजन से ही कर रखा है। फिन एलन की तो शुरुआत की बात ही क्या करें, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, तो बैटिंग इज नॉट सच एन इशू। फिर बॉलिंग में भी वरुण चक्रवर्ती को अगर फॉर्म में है, सुनील नारायण है, वैभव अरोड़ा है आपके पास, तो आई गेस ब्लेसिंग मुजरबानी को चेंज करेंगे गाइज, ये लोग चेंज करेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो केकेआर फिर भी काफी सही लग रही है मेरे को एसआरएच के यहाँ पे। बट क्या एसआरएच के लिए कोई एक्स फैक्टर हो सकता है? एक्स फैक्टर गाइज मेरे को लगता है कि अगर वो होगा तो वो अनिकेत वर्मा होगा कल के मैच के लिए। अगर वो 50 60 रन की इनिंग्स खेल देता है फिर तो एसआरएच काफी अच्छे पोजीशन में आ जाएगी इस मैच को जीतने के लिए। एंड अगर केकेआर की बात करें एक्स फैक्टर की, तो आई गेस मैं रिंकू सिंह के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि रिंकू भाई अब आ गया, टाइम आ गया, थोड़ा अच्छा खेलते हैं ना, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, टीम को और अच्छे उस पे लेके जाते हैं, बहुत अच्छा करते आए पिछले सीजन में जो भी रोल मिला था, बट अब रोल चेंज हो चुका है रिंकू का गाइस। तो रिंकू से काफी उम्मीदें होंगी। लेट्स सी कौन जीतता है इस मैच को। फॉर मी अगर मैं एक टीम को पिक करूं तो मेरे को लगता है केकेआर इज द फेवरेट, केकेआर जीतनी चाहिए इस मैच को। एंड अगर मैच जो है, अगर एसआरएच की पहले बैटिंग आती है तो हाई स्कोरिंग हो सकता है, बट केकेआर जीतेगी इस मैच को गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। देखते हैं कि कौन जीता ये मैच, कैसा रहा मैच, बाकी आईपीएल की सारी अपडेट्स, सारे एनालिसिस, इनसाइट्स एंड जो भी चीजें आईपीएल में चल रही हैं उन सब के बारे में जानने के लिए डू सब्सक्राइब दिस पेज, डू फॉलो माय चैनल एंड डू हिट दैट लाइक बटन। तब तक के लिए बाय।